हेलो एवरीवन। बात हो बोर्ड एग्जाम की और एमसीक्यूज ना हो तो कैसे हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं एमसीक्यूज प्लेज अ वाइटल रोल इन इट। अब बात आती है यहां पर कि एमसीक्यूज में किस तरह से ऑप्शन हम सेलेक्ट करें। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको एमसीक्यू को। आप देखोगे कुछ क्वेश्चन में हमने अंडरलाइन कर रखा है। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कोई एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी भी कंपाउंड की या कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत सारी होती हैं और वो पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। जिस समय भी आप 15 मिनट के रीडिंग टाइम में रीड कर रहे होगे क्वेश्चन को, आप एमसीक्यूज बहुत ध्यान से कि किसमें नॉट पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या है कि पहली प्रॉपर्टी ही आपको दे रखी होती जो डायरेक्ट मैच करती है। अब एग्जाम का थोड़ा तो प्रेशर होता है, ये भाई हर एक पे होता है, हम लोग भी एग्जाम देते हैं, जब दिए थे तो प्रेशर होता है, तो जल्दबाजी में बच्चा वही टिक कर देता है, वो नॉट पे ध्यान नहीं देता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला एमसीक्यू हमारा क्या कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। यहां तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा पूछ लिया कि कौन सा ट्रू है। अब आप चार ऑप्शन देखो ध्यान से। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहां पर अगर आपको ध्यान हो पीरियोडिक टेबल में हमने एक चीज आपको बताई थी कि across a period only metallic character and very good atomic size decreases across a period, rest all properties increases। सेकेंड पॉइंट हमने बोला था, इस तरह के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। सेकेंड पॉइंट हमने बोला था कि whatever it may be the trend of variation of properties across a period, the reverse is in groups। मींस ग्रुप में क्या होगा कि एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज करेगी। तो उसी फंडे को यहां पर हम लगाएंगे कि आप देखो पहला ऑप्शन दिया एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, तो पहले ही गलत हो गया हमारा क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। सेकंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अब ये पॉसिबिलिटी बन नहीं है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन को भी ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो हमको मालूम है कि डाउन द ग्रुप ओनली मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा हमारे पास बी। हमने पहले से ही सर्किल कर रखा है, बस हमको वो चीजें समझानी है आपको। ऑप्शन हो गया बी। अब बात आती है कि अब मल्टीपल चॉइस के आंसर्स कैसे लिखेंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि आप अपना आंसर हम एक में लिख के समझा रहे हैं, बाकी में हम डायरेक्टली सर्किल बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे जहां पर कैसे वो एमसीक्यू निकला है। पहले वाले में आपने देखा फर्स्ट में आपका बी सही है, तो आप दोनों चीजें लिखोगे, बी लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे कि आईपी increases across a period, means both option and description should be there। बस एक चीज यहां पर ध्यान देना, हम लोग ये गलती देखते हैं बहुत, हम अक्सर बोलते हैं बहुत कॉमन मिस्टेक, वो कॉमन मिस्टेक नहीं होती है। एक आधी कॉपियों में ऐसा दिख जाता है कि चार ऑप्शन है। अब भाई एग्जाम में आप लिख रहे हो, थोड़ा तो भाई टेंशन होता ही है। आपने देखा तो इसका आंसर बी, और बी देखकर आप लिख गए सी वाला, तो वहां पर हम लोग को बोला जाता है कि बोथ ऑप्शन एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी मैच्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर आप बी लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन आपका बी के सामने का ही होगा। बस ये चीज एमसीक्यू में मेन ध्यान रखनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सेकेंड एमसीक्यू पे आते हैं। सेकेंड एमसीक्यू कहता है अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, रेस्ट ऑल प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, तो यहां पर क्या होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब इसमें भी आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे और उसके बाद लिखोगे इंक्रीजेस। फिर नेक्स्ट आते हैं अब देखो ना ये सारे पीरियोडिक टेबल के हैं, आप देख रहे होगे उन्हीं दो पॉइंट पर बेस सारे एमसीक्यू हैं। फिर कह रहे हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, तो मानी हुई बात है, सॉरी एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, तो मानी हुई बात है वो आपके क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप आपके इंक्रीज करेंगे। तो यहां कह रहा है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मानी हुई बात है कि वो आपके डिक्रीज करेगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका डिक्रीजेस। बहुत टाइम लगता है लिखने में, इसलिए हमने सारे एमसीक्यू पहले लिखनी है। और आप ध्यान दे रहे हो, हमने पार्ट 1 टोटल 100 एमसीक्यूज हमने निकाले हैं, जिसमें से अभी ये पार्ट 1 है। अब पता नहीं कितने वीडियोस बनेंगे हम नहीं जानते, आपको पेशेंस रखना है और ध्यान से देखते जाना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सिलेक्ट द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। अब देखो भाई यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की 0 होती है, लेकिन यहां पर उन्होंने आपको बाउंड कर दिया कि इन पीरियड 3। तो अगर आप पीरियड 3 ध्यान से देखोगे, पीरियोडिक टेबल हमने कहा था 20 तक आपको याद करनी है, उम्मीद क्या पक्का यकीन है आपने याद कर ली होगी। तो पीरियड 3 में आपने काउंट करना शुरू किया, नॉटी मैगपाई ऑलवेज सिंग्स पर्सनल सॉन्ग्स क्लियरली, क्लियरली में AR ऑर्गन आ रहा है, तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि आप लिखोगे डी ऑर्गन। फिर द एलिमेंट विद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज करती है। आप देखोगे यहां पे जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए सेम पीरियड के दिए हुए, तो इंक्रीज करेगी, मानी बात है। फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है, आप ध्यान रखना अक्सर मैक्सिमम पूछी जाती है, यहां इन्होंने पूछा है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पीरियड हमारा स्टार्ट होता है लिथियम से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम से, तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी लिथियम की होगी। फिर नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हमको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है, और इधर से जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हैलोजेंस हमारे आते हैं। हैलोजेंस में सबसे टॉप पर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां पे फ्लोरीन नहीं दिया हुआ है। अब आपने फिर यहां पर देखा कि ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स दिए हुए, थर्ड पीरियड्स के हैलोजन में, क्योंकि हैलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आपका बी होगा, दैट इज यहां पर आंसर हो गया आपका क्लोरीन। अब एक चीज हम आपको और बता दें, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने ये चीज बताई थी आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की मैक्सिमम होती है, बाकी सब में आपकी जो है, लेकिन यहां पे इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो एलिमेंट्स दिए उनमें पूछा गया है, तो वो आपकी क्लोरीन होगी। The element with atomic number 19 will most likely combine with atomic number। अब देखो यहां पे आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 19, मतलब कि आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, 2,8,8, थोड़ा सा टाइम लगा के करिएगा इत्मीनान से 1। अब 1 आ रहा मतलब ये मेटल होगा, अब मेटल होगा तो मानी ही बात है वो दूसरे मेटल से रिएक्शन तो करेगा नहीं। तो यहां पर हमने बनाया इसका 281, इसका बनाया 2,8,8, ये तो नोबल गैस हो गई, कहीं पे रिएक्शन करेगी नहीं। ये हो गया हमारा 2,8,8,2 और ये हमारा हो गया 2,8,7। तो ये मेटल है, तो मेटल है तो नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा। आपको यहां पर ध्यान से देख लेना है भाई, देखो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये नोबल गैस है, दो मेटल आपस में रिएक्शन करते नहीं है, तो यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और लॉजिक लगाओ, बेसिक फंडा लगाओ, तुरंत एमसीक्यू निकल आते हैं, जल्दबाजी में बस आप आंसर मत दीजिएगा। फिर कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू नॉट, ध्यान रखना, डू नॉट मैच विद द एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन फैमिली। हमको मालूम है हैलोजन सबसे लास्ट में होते हैं, 17th ग्रुप में, उसके बाद तो नोबल गैसेस होती है 17th ग्रुप में। तो इन्होंने पहले क्या कहा है कि दे ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने कहा था ना पहला स्टेटमेंट वो ट्रू देते हैं, दे ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई 17 होगा या 9 होगा तो 2,7, 2,8,7, 2,8,8,7, दे ऑल हैव बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, so their valence electron will be same। तो they all have 7 valence electron, मतलब ये सही है। they are highly reactive, ये भी सही है कि बहुत रिएक्टिव होते हैं। they are metallic in nature। अब देखो लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हो, वैसे भी they all have 7 valence electron, 1 2 3 मेटल्स होते हैं, 4 5 6 7 नॉन मेटल्स होते हैं, तो ये आपका नॉन मेटल होगा। जबकि इन्होंने कहा है कि दे आर मेटालिक इन नेचर, तो आपका आंसर यहां पर सी हो गया। दे आर डायटोमिक, वो होते हैं Cl2 F2 Br2, सब हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज। यहां पर एक बार हम फिर से बता दें कि अगर कार्बन है
किसी भी कंपाउंड में या हाइड्रोजन है तो वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते थे, एक पोलर होता था, एक नॉन पोलर होता था। पोलर में चार्ज सेपरेशन पॉसिबल होता है, नॉन पोलर में चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब आप देखो CH4, भाई इस पे चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। HCl, अब अगर हम HCl का स्ट्रक्चर आपको याद दिलाएं तो हमने कहा था कि बेटा यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जो है वो यहां पे ट्रांसफर दिखा देता है, जबकि यहां पे शेयरिंग होती है। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दोगे उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो भैया फिर कहां से उसका एग्जिस्टेंस बचेगा। तो यहां पर ये क्या करता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करता है। लेकिन क्लोरीन की टेंडेंसी होती है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, लेकिन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो उससे क्या होता है कि एक पार्शियल चार्ज डेवलप होता है हाइड्रोजन के ऊपर, एक पार्शियल चार्ज डेवलप होता है क्लोरीन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है जो कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की पहचान होती है। तो हमें आगे अब देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन हमको यहीं पर मिल गया। अब एक चीज यहाँ पर और बता दें, हमने आपको एक रीजन में बताया था, गिव रीजन में बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आप उससे भी याद रख सकते हो, बिकॉज चार्ज सेपरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू में एक चीज ये होती है कि काफी सारी चीजें जो है आपकी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती है अगर कोई ठीक से समझाए तो। फिर कह रहे अ मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि आपने लिया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, यही तो बनता था, तो यहां पर नाइट्रोजन होगा। अब यहां पे आपका दिया हुआ है अमोनिया, ये चीज भी हम आपको एम्फेसाइज कर चुके हैं पहले। अमोनिया में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉट ट्रिपल, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहे हैं तो आपका ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इट विल हैव, यानी कि एक कंपाउंड जो है उसमें केवल मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स केवल बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में। अब उन कोवेलेंट कंपाउंड की आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। कह रहे हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, भाई सही है, पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई देखो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो आयनिक कंपाउंड हो नहीं सकता क्योंकि वो आयन से मिलकर बनते हैं। क्रिस्टलाइन हार्ड स्ट्रक्चर हो नहीं सकता क्योंकि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं, उनके बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, यहां दिया स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग आयनाइजेशन, दिस चेंज इज कॉल्ड। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको याद रखोगे रिग ऑयल से। रिडक्शन मींस गेन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस। तो रिग ऑयल, रिडक्शन मींस गेन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस। तो मेटल लूज इलेक्ट्रॉन तो हमें जाना ही नहीं है कहीं, द चेंज इज ऑक्सीडेशन। फिर कह रहे हैं द वन विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ये भी हमने आपको n नंबर ऑफ टाइम्स बताया कि कहीं पर भी जितने भी अमोनियम के आपके कंपाउंड्स होंगे वो सब आपके तीनों बॉन्डिंग शो करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि NH4OH, सोडियम क्लोराइड बाई इलेक्ट्रोवेलेंट होता है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो आपका बचा ये वाला जिसमें कि तीनों बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं स्टेट विच इज नॉट। अब देखो फिर से आ गया विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो हमने क्या कहा था, पहला ही ऑप्शन आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिन्होंने भी जरा सा ध्यान नहीं दिया गड़बड़ हो जाएगी, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे टिक लगा देंगे। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी सही है कि भाई सोडियम क्लोराइड को मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो, वो इलेक्ट्रिक करंट पास करा देता है, इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। कंसिस्ट ऑफ आयन, ये भी सही है कि वो जो है आयन से मिलकर बने होते हैं, Na+ और Cl-, कोई भी एक एग्जाम्पल से याद रखना। फिर कहना है आयनाइजेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो, पूरी तरह से डिसॉल्व हो ही जाते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं, डिसॉल्व भी हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के लिए सही नहीं है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली। अब देखो ये भी हमने आपको बोला था कि एल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, जिसमें आपका होता है एल्कली, हमने कहे थे शुरुआत में कि केवल 3 होते हैं। नंबर 1 NaOH, KOH एंड CaOH होल ट्वाइस, और NH4OH वीक बेस होता है। आपको एल्कली से रिलेटेड कहीं भी कोई चीज आए, इन चारों को छोड़ के बाकी जो 5वां वाला होगा वो आपका एल्कली नहीं होगा। तो यहां पे कह रहे हैं नॉट एन एल्कली। तो आप देखो NH4OH अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम डिसॉल्व हो जाता है, CuOH होल ट्वाइस। मतलब कि अगला हमने देखा कि हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अमोनियम ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर क्या बचा, आप अगर सॉल्युबिलिटी टेबल देखो तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट दिया है ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल।
लेकिन जब हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं तो CaO को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो CaOH वोल्टोज बन जाएगा, मतलब वो भी वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हुआ आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं, अब इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। आपसे कह रहे हैं अ ब्लैक कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स अ ब्लू सॉल्यूशन। अब देखो कार्बन तो हो नहीं सकता, इन्होंने कहा है ब्लैक कंपाउंड, ये एलिमेंट के फॉर्म में दिया, तो पहला ऑप्शन तो आपका होना ही नहीं है। अब सारा गड़बड़ होता है कहां पर, इस दूसरे वाले ऑप्शन में और इस चौथे वाले ऑप्शन में। भाई PbO भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका येलो कलर का होता है, लिथार्ज होता है येलो कलर का। अब ये MnO2 भी ब्लैक होता है, CuO भी ब्लैक होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म्स अ ब्लू सॉल्यूशन, तो MnO2 ब्लू सॉल्यूशन नहीं देगा, कॉपर का सॉल्यूशन ब्लू होता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा डी, दैट इज कॉपर सल्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा ब्लैक कंपाउंड से कि अरे MnO2 भी ब्लैक होता है, CuO भी ब्लैक होता है। आपको नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देना है कि फॉर्म्स अ ब्लू सॉल्यूशन, तो कॉपर जो है ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। आपने कितनी बार पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है। फिर अवीक ऑर्गेनिक एसिड, अवीक ऑर्गेनिक, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दे आर वीक, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग। तो आप देखो यहां आपको पहले ही आंसर मिल गया। आपने ये चीज दिमाग में रखी कि वीक ऑर्गेनिक एसिड दैट इज ऑल ऑर्गेनिक एसिड, तो आपको देखो ये फॉर्मिक एसिड पहला ही ऑप्शन मिल गया। फिर कह रहे हैं बेसिक सॉल्ट। अब देखो बेस में क्या होता है, बेस में हम लोग देखते हैं कि उसमें OH लगा होना चाहिए। सबसे बढ़िया पहचान होती है आपकी बेसिक सॉल्ट पहचानने की। बेसिक सॉल्ट में आप देखो बीच में OH लगा होगा। एसिडिक सॉल्ट को पहचानने की सबसे बढ़िया पहचान होती है कि बीच में कहीं H लगा होगा, NaHCO3, NaHSO4। तो यहां पे कह रहे हैं आपका अब बेसिक सॉल्ट, बेस से आपको याद रखना है OH और OH से आपको याद रखना है आपका ये ऑप्शन C। फिर कह रहे हैं अब देखो ये हमने आपको दोनों, और ये मल्टीपल चॉइस, आपको यकीन ना हो तो आप 10 ईयर में देख लेना, दोनों पूछे जा चुके हैं, FeCl2 और FeCl3। अभी हमने एक वीडियो, लेटेस्ट वीडियो हमने जो अपलोड किया था उसमें भी हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था कि FeCl3 इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस एंड FeCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां कह रहे हैं आयरन 3 क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन, हो नहीं सकता कि सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, सिंथेसिस यानी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज आल्सो नोन सिंथेसिस। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो गया सी यानी कि सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं सॉल्ट प्रिपेयर बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो फिर से वही चीज आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका अब फेरिक और फेरस में कंफ्यूज मत होइएगा। फेरिक यानी कि +3 होता है, फेरस +2 होता है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो है आपका, आपने दिमाग में दबाया कि अच्छा ये FeCl3 है, ये FeCl2 है। तो FeCl3 बनता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, FeCl2 बनता है आपका डिस्प्लेसमेंट से। इसको जरा एक बार हम ऐसे रिएक्शन से समझा दें आपको। आप देखो अगर ध्यान हो तो हम लेते थे Fe + Cl2, हमने कितनी बार बताया, अब तो आपको भी रट गया होगा। आप भी सोच रहे हो कि सर कितना पकाते हैं एक चीज को बार बार बताते हैं। मेरा पर्पस यही है कि बस आप जो है किसी भी तरह से याद रखो, चाहे हम 10 बार कहें, चाहे आपको गुस्सा भी आ रही हो मेरे ऊपर, लेकिन हम तो 10 बार बताते जाएंगे बताते जाएंगे बताते जाएंगे। ये देखो दोनों डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से FeCl3 बन गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से आपका FeCl2 बन गया। तो ये थे हमारे कुछ MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमने कलेक्ट करे हैं। अभी बहुत सारे 100 MCQs हैं, देखते हैं कितने पार्ट में बनता है, लेकिन आप इसको एंजॉय करो और ध्यान से जो चीजें हमने बताई हैं कि MCQ के आंसर आप कैसे निकालना, उस हिसाब से आप, काफी सारे MCQs ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन अगर बेसिक फंडा क्लियर हो, जैसे हमने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया, 2 चीजें याद रखनी है, सारे आपके MCQs निकल आएंगे। तो आप ये चीज याद रखिए, इसको एंजॉय करिए। बहुत जल्दी क्या मतलब कुछ घंटों बाद ही अभी हम अपना एक दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं। टिल देन बाय बाय।